हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये कोई स्फेरिकल सेल है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में 2011-12 कंटिन्यूअस में आया है और इसके बाद इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और स्फेरिकल सेल पर बेस्ड कई क्वेश्चंस आए हैं। चलिए बेटा, हम तो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज सबसे पहले ये कोई स्फेरिकल सेल है बेटा, यानी हॉलो स्फीयर। ठीक है, सपोज इसकी रेडियस है r और इसका सेंटर है O। सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा, लेट O बी द सेंटर एंड R बी द रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज सिग्मा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। हमने इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली। इसके टोटल चार्ज की भी बात हो सकती थी, क्योंकि बेटा ये फाइनाइट साइज की है, ये कोई इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट साइज है, तो इसके टोटल चार्ज की भी बात हो सकती है, जो हम बाद में करेंगे। पहले हम अभी ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। देखिए बेटा, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंटों पर निकाला जा सकता है। कौन से 3 पॉइंट? कोई पॉइंट इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड हो सकता है, ये पॉइंट, या ये पॉइंट सरफेस पर भी हो सकता है, इस सरफेस पर कहीं पर भी है। ये पी पॉइंट इसके आउटसाइड कहीं भी हो सकता है। और थर्ड है इसके इनसाइड पॉइंट, यानी स्फेरिकल सेल के अंदर। इन 3 पॉइंटों पर 1 A B और C, आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सेल, हम ये तीनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से या कितना होता है ड्यू टू इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए बड़ा, सबसे पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करते हैं गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। तो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाता है, मैं पहले आपको एक सिंगल सेंटेंस में बता देता हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल इज रेडियल। कैसा होता है बेटा? रेडियल। याद रखिएगा, रेडियल होता है। मैं पहले बनाता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, यानी इसकी रेडियस क्या है, ये इसका सेंटर है, तो कुछ ऐसा। ये ग्रीन पेन से जो बना रहा हूं, ये बेटा ऐसा है, प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये आउटवर्ड। ठीक है, प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये आउटवर्ड। अभी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये रेडियल क्यों होता है। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके का, मैं पूरा बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से। प्लस चार्ज है इसलिए ये आउटवर्ड। ठीक है, थोड़ा इनको लॉन्ग कर देता हूं। कुछ इस तरीके का ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं रेडियल। रेडियल, और क्योंकि प्लस है तो इसे आउटवर्ड कहते हैं। अगर ये माइनस सिग्मा होती, ये बेटा माइनस सिग्मा होता, तो यूं समझिए कि ये स्फीयर है, अगर इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होती, माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती, अंदर आती। कैसी होती? अंदर आती। इसको कहते हैं रेडियल इनवर्ड। ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी बना। तो बात करते हैं बेटा कि ये रेडियल क्यों होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने अभी अंदर नहीं बनाई। किधर नहीं बनाई बेटे? स्फेरिकल सेल के अंदर नहीं बनाई। तो क्यों? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं बेटा कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, यहाँ हॉलो स्फीयर की बात हो रही है अभी, पर जो मैं बात कर रहा हूँ दोनों के लिए ट्रू है कि चाहे वो स्फीयर हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, अगर उसको चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसके सरफेस पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
सारा का सारा चार्ज अगर किसी स्फीयर को दिया तो कहां पर आ जाता है, सरफेस पे, सारा का सारा चार्ज। और वो चार्ज अपनी सरफेस पर इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि वो स्टैटिक सिचुएशन में होता है। ये जो चार्ज ऐसे सरफेस पर आ गया ये स्टैटिक सिचुएशन में है। अब ये चार्ज अपनी सरफेस पर ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जो चार्ज जहां जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया वो इधर उधर मूव नहीं करेगा, ये स्टैटिक सिचुएशन में होते हैं। या आप ये कह सकते हो इन सभी चार्जेस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। नेट फोर्स क्या कह सकते हो आप, जीरो है इन सभी चार्जेस पर, जिसकी वजह से इधर उधर मूव नहीं कर रहे, तभी ये स्टैटिक सिचुएशन बना पाएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, अगर इसके ऊपर कोई सरफेस के अलोंग या इधर उधर मूव करने के लिए कोई भी नेट फोर्स नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन पर इसके सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकता। या ये कह सकते हैं कि सरफेस के अलोंग, कंडक्टर की सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग सरफेस नहीं होता। ये ऐसा कोई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तब सरफेस के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होगा। अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये फील्ड आसपास वाले चार्ज पर फोर्स लगाने लग जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता सरफेस के अलावा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जैसा ये मैंने बताया ग्रीन पेन से। ये सब बातें बेटा आप डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा सेकंड चैप्टर में तब आपको मिलेगी। अभी आप इतना बस दो बातें याद रखनी है जो हमेशा सही रहेंगी, ट्रू है, कि जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है, और वो चार्ज इस तरीके से सरफेस पर आता है कि उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर। एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए बात हो रही है, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्फेरिकल सेल के लिए बात हो रही है। तो ये बात हमेशा ट्रू रहेंगी। हम इसके डिटेल में जाएंगे जब सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ये बेटा एनसीईआरटी में पेज नंबर 69 या 67 के आसपास दिया हुआ है, पेज नंबर 67। तो आप अभी से चाहे तो थोड़ा डिटेल ले सकते हैं, अदरवाइज जब टॉपिक आएगा तब। अभी इतना आपके लिए काफी है कि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल आउटवर्ड होती है। दूसरी बात, ये स्फीयर के अंदर नहीं है, अंदर नहीं आएंगी, याद रखिएगा, क्योंकि सारा चार्ज कहां चला गया, सरफेस पर, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज इनसाइड था। वैसे तो ये हॉलो है, अभी तो स्फेरिकल सेल है, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कोई चार्ज नहीं होगा। सॉलिड होता तो भी नहीं होता, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं आ सकती। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है तो अंदर कोई माइनस चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर ना तो कोई अंदर कोई नेगेटिव चार्ज है कि अंदर आए, ना कोई यहाँ पर कोई इनफाइनाइट पॉइंट है कि इंफिनिटी पर कोई पॉइंट हो। तो हम ये मानेंगे कि अभी इतना समझ के चलिए कि बाहरी होंगे, कभी भी इसके अंदर नहीं आती पैटर्न। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किसी भी शेप का होता, अभी तो सरफेस ये स्फीयर है, अगर किसी भी शेप का कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसके ऊपर कैसी होती, परपेंडिकुलर। कैसी होती बेटा, हमेशा याद रखिएगा, परपेंडिकुलर। और स्फीयर पर परपेंडिकुलर क्या मतलब हो गया, रेडियस। स्फीयर पर परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस, उसकी सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर परपेंडिकुलर। तो हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया मैंने, कैसा होगा, रेडियल आउटवर्ड, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो अब हम बात अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, क्या मिल गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कि कैसा होता है ये बेटा, रेडियल आउटवर्ड। अब हम पहला केस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। यानी कि सपोज ये पॉइंट P है, ये मान लिया हमने कोई पॉइंट P, ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल के आउटसाइड है, ये सेल के आउटसाइड है, आउटसाइड। तो इसके लिए मान लीजिए इसकी डिस्टेंस r है, क्या है बेटा, r। ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, कितनी है, r, P। यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ड्यू टू स्फेरिकल सेल।
डिस्टेंस r पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और यहाँ r क्या है बेटा, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी ये स्फीयर की रेडियस से ज्यादा है, इसलिए आउटसाइड पॉइंट। तो हमें मालूम है, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब हमें क्या करना है, गॉस लॉ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, तो हमें मालूम है वो गॉसियन सरफेस कोई स्फीयर ही हो सकती है, क्योंकि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी स्फीयर पर ही परपेंडिकुलर हो सकता है, स्फीयर पर ही परपेंडिकुलर हो सकता है। तो हम बेटा एक कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं जो कि P पॉइंट से पास करेगी। P पॉइंट से पास करना जरूरी है। तो ये ब्लैक वाली हमने क्या है, गॉसियन सरफेस, ये है कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस है। इसका सेंटर भी O है और इस स्फीयर का सेंटर भी O है। तो इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो इस स्फीयर पर भी क्या होंगी, रेडियल, क्या कहेंगे, रेडियल। तो हमेशा इस सरफेस पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर। गॉसियन सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। बस काम हो गया हमारा। अब क्या है? तो अब हम क्या करते हैं, फ्लक्स पास करते हैं, फ्लक्स थ्रू है गॉसियन सरफेस। तो है यहाँ बात शुरू करते हैं, फ्लक्स है। सबसे पहले ये बात लिख देता हूं कि इमेजिन ए कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, पूरा लिख देता हूं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P से जब पास होनी चाहिए, तो P से पास होती हुई ये, तो बेटा इस गॉसियन सरफेस की रेडियस भी R हो गई, क्योंकि P तक की डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल r, तो इसकी रेडियस कितनी हुई गॉसियन सरफेस की, स्फीयर की, कैपिटल सॉरी स्मॉल r। ये बेटा स्फीयर है, यूं समझ के चलिएगा, ये छोटी बॉल है हॉलो, और इसके ऊपर एक बड़ी बॉल बना दी हॉलो, 3D में सब फिगर होंगे, ठीक है। चलिए ये अब बात आती है फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू। अब हम फ्लक्स निकालते हैं बेटा, एक बार गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के बाद हम क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं बाय गॉस लॉ और बाय E डॉट ds फॉर्मूले से, हैं दोनों। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स E बराबर समेशन E डॉट डेल्टा S है, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन E डेल्टा S cos थीटा, ठीक है। cos थीटा हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इस पॉइंटों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दिखाई दे रहा है, ये रे बाहर, ठीक है, रेडियल। अगर इन्हीं पॉइंटों पर मैं एरिया वेक्टर खींचूं, यहाँ कोई एरिया वेक्टर खींचूं, तो हमें मालूम है स्फीयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस ही, तो ऐसे होगा डेल्टा एस। इस पॉइंट पर डेल्टा एस, ये डेल्टा एस है कुछ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो सॉरी डेल्टा एस किधर होगा, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है, ऐसे। इस पॉइंट पर अगर डेल्टा एस लिया जाए, स्मॉल डेल्टा एस, तो भी क्या यूं कहेंगे, ये क्या है, डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बेटा इसके सारे पॉइंटों पर E और डेल्टा एस के बीच एंगल हमेशा क्या होगा, 0। ये याद रखिए, ये लिख देता हूं, द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा एस at all points on surface and Gaussian surface is 0,
कितना होगा 0। ऐसे क्यों समझ सकते हैं आप, इट मीन थीटा बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो ये थीटा कांस्टेंट हो गया सारे पॉइंटों के लिए, क्या हो गया 0। तो cos 0 बराबर होता 1, ये समेशन से बाहर आ सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बेटा, इस सरफेस ये सारे चार्जेस से सरफेस का डिस्टेंस सेम रहेगा, स्फीयर है सब डिस्टेंस सारे डिस्टेंस किसी पॉइंट की इस चार्जेस से हर पॉइंट पर सेम है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी, ये मैग्नीट्यूड है बेटा वेक्टर नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इस सरफेस पर कांस्टेंट रहेगा। तो ई को भी समेशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये वाली बात आ गई बेटा, फाई ई इक्वल टू ई cos 0 समेशन डेल्टा एस। ठीक है, चलिए देखते हैं ई cos, इसको हम लिख सकते हैं बेटा ई cos 0 की वैल्यू 1 और समेशन डेल्टा एस, समेशन डेल्टा एस को लिखा जा सकता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए बेटा, समेशन एस का मतलब सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट मिलकर क्या हो जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिख देता हूं समेशन डेल्टा एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है बेटा, ये इस पूरी सरफेस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो हमारा फाई ई आ गया ये, इसको आप इक्वेशन ए एज्यूम कर सकते हैं, ये भी हमारी इक्वेशन ए। नाउ अब हम करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस बाय गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से फाइंड करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस है बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ फाई ई इक्वल टू होता है बेटा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये कंप्लीट स्फेरिकल सेल गॉसियन सरफेस के अंदर है, यानी इस कंप्लीट स्फेरिकल सेल के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो क्यू इनसाइड को हमें मालूम है, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो हमें एक चीज मालूम है कि सिग्मा बराबर होता है या क्यू बराबर होता है बेटा सिग्मा इंटू एस, क्यू बराबर होता है सिग्मा इंटू एस, और यहाँ पर ये एस कौन होगा, इस स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया। सिग्मा दे रखा है बेटा सरफेस एरिया पर यूनिट, सॉरी चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, तो इस कंप्लीट स्फीयर का चार्ज कितना होगा, इसके कंप्लीट सरफेस एरिया का इसमें पर यूनिट एरिया चार्ज में इंटू कर देंगे। तो बेटा ये होता है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, और एस है बेटा सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा, इस स्फीयर का स्फेरिकल सर्कल का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर एस सिग्मा। इसको आप इक्वेशन बी कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन बी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं एस बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर, आप समझ जाएंगे 4 पाई आर। नाउ तो अब क्या करते थे, इक्वेशन ए और बी को कंपेयर कर देते थे, दोनों फ्लक्स सेम है, गॉसियन सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स हैं ये दोनों, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन ए एंड बी, बाय इक्वेशन ए एंड बी, चलो
तो ये हो गया E इंटू 4πr² बराबर सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन। तो बेटा इसमें से क्या कैंसिल हो गया, 4π कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। यह हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, यही रिजल्ट है। इसको आप अभी इक्वेशन 1 रीड कीजिए। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट की बात हो रही है, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो बेटा ये हमारा आ गया। इस रिजल्ट को अभी आपके लिए और आसान किया जा सकता है। ठीक है, कैसे आसान किया जा सकता है कि अगर मैं एक चीज अज्यूम कर लूं, सपोज इफ टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल सेल इज Q। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये जो स्फेरिकल सेल है इसका टोटल चार्ज Q है। देखिए बेटा ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट शेप की है, तो इसका टोटल चार्ज हो सकता है। सपोज इसका टोटल चार्ज Q है, तो बेटा हमें मालूम है सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन S। हमें मालूम है सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन S। तो पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 1। अगर यहाँ पर हम सिग्मा की जगह Q अपॉन S पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q की फॉर्म में आ जाएगा, टोटल चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। तो उस फॉर्म को भी देखते हैं, तो लिख देता हूं इस बात को, पुट वैल्यू ऑफ सिग्मा इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये जो E इक्वल टू सिग्मा की जगह मैंने पुट कर दिया बेटा Q, और S क्या है बेटा, सरफेस एरिया स्फेरिकल सेल, तो उसको ऐसे करिए Q अपॉन 4πr²। तो बेटा Q अपॉन 4πr², ये तो सिग्मा की वैल्यू है, नीचे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, r² अपॉन r²। क्या क्या कैंसिल हो गया बेटा, r² कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इसको एक बार और लिख देता हूँ अलग से, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये रिजल्ट को जाना पहचाना लग रहा होगा हैं? ये रिजल्ट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऐसे निकालते, ये फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज का। ठीक है, तो पर ये आप ये मत समझिएगा ये पॉइंट चार्ज के लिए निकला, ये किसके लिए निकला, स्फेरिकल सेल के लिए। ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन, इसको भी नाम देता हूँ 2। पहले हम उसके लिए बात करेंगे, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वल है। ठीक है, ये बस सिग्मा की फॉर्म में दे रखी है, ये टोटल चार्ज की फॉर्म में दे रखी है, भाई इतना। ठीक है, तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ सिंपल, सेम यही पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 एक ही है, सेम है। ठीक है, बस एक सिग्मा की फॉर्म में है, एक Q की फॉर्म में है। देखिए बेटा ये जो रिजल्ट आया ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही रिजल्ट होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बिहेव एज ऑल द चार्ज कॉन्सेंट्रेट एट इट्स सेंटर। यानी कि स्फेरिकल सेल
इस तरीके से बिहेव करती है कि उसका सारा का सारा जो चार्ज स्फीयर पर होता है वो स्फीयर पर ना होकर कहां पर हो, सेंटर पर बिहेव करती है। एक्चुअल में नहीं होता कि सेंटर पर चार्ज है, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में तो सरफेस पर ही है, तो बिहेव करती है। तो इसी बात को मैं लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस रिजल्ट, पहली बात लिख देता हूं, दिस रिजल्ट इज सिमिलर एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये बेटा ऐसा रिजल्ट है जैसा कि पॉइंट चार्ज का होता है। तो देयरफॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल behave as all charge concentrated at या concentrated on its center। ठीक है, ये ऐसा बिहेव करती है जैसे कि इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पर फोकस हो या कॉन्सेंट्रेट हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल एट आउटसाइड। तो आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, कोई भी ये याद रख लीजिएगा, सिंपल है। इसमें कन्वर्ट करना हो तो क्यू की जगह आप ये रख दीजिएगा, क्यू की जगह सिग्मा इनटू एस, सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर रख दीजिएगा, ये रिजल्ट फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो पहले मैं इसको रफ करूं। चलिए बेटा, मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखे थे, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो बेटा मैंने कहा था कि अगर ये स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, रेडियल आउटवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव सिग्मा के लिए रेडियल आउटवर्ड, नेगेटिव सिग्मा के लिए इनवर्ड। पर क्योंकि ये अगर हॉलो है और ये नॉन कंडक्टिंग भी हो तो भी चलेगा, तो भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यानी कंडक्टिंग सेल और सॉलिड सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, दोनों के लिए ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। साथ के साथ ये नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए भी वैलिड रहेगा। ये सिर्फ वैलिड कहां नहीं रहेगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ सॉलिड स्फीयर की तो बात ही नहीं हो रही, स्फेरिकल सेल की हो रही है। पर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ ये रिजल्ट एक केस के लिए नहीं रहेंगे। वो केस कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटाता हूं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सरफेस। तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूं। बी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। ठीक है बेटा, तो बेटा सरफेस पर एक बात होगी, सरफेस पर क्या होगा बेटा, R इक्वल टू, यानी ये जो P पॉइंट था अब ये सरफेस पर आ गया, सपोज यह सरफेस पर। तो सरफेस के लिए ये जो R डिस्टेंस थी अब कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर। हाँ, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो बस ये रिजल्ट निकालने के लिए मैं बड़ा आसानी से कर देता हूं। पहले आसान बता देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू R इन इक्वेशन 1 एंड 2। बस सिंपल। तो आपके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं, पुट R इक्वल टू R इन इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ER है, एक था बेटा नीचे वाला पहले लिख देता हूं,
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर की जगह स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया, कैपिटल। स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया इसमें, कैपिटल आर। अब दूसरी इक्वेशन थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन ये भी स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया, आर स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात रही, और इसके लिए ये दोनों कैंसिल, ये तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोनों। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसे भी, दोनों रिजल्ट। ये है इसको इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल के सरफेस पर स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, ये बिल्कुल गॉस लॉ से भी निकला है, ऐसा नहीं कि कहीं और से निकला है। अगर स्फेरिकल सेल पर कोई पॉइंट है तो हम गॉसियन सरफेस ये जो ली थी, ये कहां से लेंगे, अब इसके सरफेस पर, क्योंकि पी पॉइंट सरफेस पर, तो सरफेस से ही पास होनी चाहिए गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के लिए बेटा एक रूल है कि वो कंटिन्यूअस चार्जेस से को क्रॉस कर सकती है, वो कंटिन्यूअस चार्जेस से पास कर सकती है या क्रॉस कर सकती है, डिस्क्रीट चार्जेस को क्रॉस नहीं कर सकती, है ना। तो ये डिस्क्रीट चार्ज नहीं, कंटिन्यूअस चार्ज है। तो कंटिन्यूअस चार्ज पर यहाँ पर इसके सरफेस पर एक यूं से एज्यूम करिए कि हमारी एक गॉसियन सरफेस एज्यूम की थी हमने, ठीक है, और ई डॉट एस लगाया था। गॉसियन सरफेस के लिए वही एरिया होगा, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया स्फेरिकल सेल के सरफेस एरिया के बराबर होगा। इसलिए इन फॉर्मूलों में दोनों में यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। ये रिजल्ट था, तो गॉस लॉ से ही आया है, ऐसा नहीं, पर मैंने ये शॉर्ट कर दिया क्योंकि बाकी प्रोसेस सेम ऐसा ही रहता। ये बस यहाँ आर स्क्वायर की जगह हम क्या लेते हैं, आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस कहाँ गई, सरफेस स्फेरिकल सेल की सरफेस में। चलिए, इसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है जिसे मैं बता देता हूँ। ये बेटा रिजल्ट हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा, ये, तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसको जो लिखा रहा हूं अभी उसे अलग से नोट कीजिएगा। देखिएगा बेटा, ये रिजल्ट जो आया है ये स्फेरिकल सेल के सरफेस पर है, बट इट इज ट्रू फॉर एनी शेप और साइज कंडक्टिंग सरफेस। ये किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के लिए ट्रू है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो किसी भी शेप और साइज की हो। तो मैं लिख देता हूं, इट इज ट्रू, लिख लीजिएगा, इट इज ट्रू फॉर एनी शेप और साइज कंडक्टिंग के लिए है बेटा, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग सरफेस, किसी भी सरफेस पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस या एट ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस, पूरा लिखता हूं, एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस बात को अलग से लिख लेगा, यानी किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही रहा करेगा हमेशा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये गॉस लॉ से ही आया बेटा। इसको बस ऐसे समझ के चलिए कि ये प्रूफ आएगा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कंडक्टर में प्रूफ आएगा, तो उस समय आप प्रूफ को ऐसे समझिएगा, क्योंकि उस समय गॉस लॉ नहीं दिया हुआ है। गॉस लॉ भी आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। देखिएगा बेटा, मान लीजिए ये कोई एक्सिमेट्रिकल कंडक्टिंग सरफेस है। कैसी है, कंडक्टिंग सरफेस पर क्लोज होनी चाहिए, है, क्लोज्ड, क्लोज्ड कंडक्टिंग सरफेस। देखिएगा बेटा, इस पर सपोज कोई भी चार्ज है, प्लस हो माइनस हो, प्लस मान, कुछ भी चार्ज,
सारा चार्ज के सरफेस पर होगा, कंडक्टर है। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्फीयर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। किसी पॉइंट पर जाइएगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, टेंजेंट खींच के बनाइए ऐसे। आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस पर, तो हम क्या करते हैं, बड़ा आसान ट्रिक है, हम इसकी सरफेस जैसी है, जैसी साइज की है उसी साइज का और उसी शेप की गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं इसके सरफेस पर। गॉसियन सरफेस क्या है ये सोच के चलिए, हमने ये जो रेड रेड डॉट 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 बना रहा हूं, इसी शेप और इसी साइज की गॉसियन सरफेस एज्यूम की, है ना। तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, गॉसियन सरफेस से ई एस, ई एस, और थीटा बराबर क्या होगा 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सारी लाइन सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर है सरफेस पर और सरफेस जैसी है वैसी कोसाइन सरफेस है। तो और फाई क्या होता है, और ये गॉस लॉ के बराबर होता है, क्यू है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एस। ये कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये एस और ये एस तो सेम है क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया था और ये कंडक्टर की का सरफेस एरिया था, ये दोनों इक्वल है क्योंकि सरफेस एरिया इसी के ऊपर ली गई है। गॉसियन सरफेस इसी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर ली गई, तो ये एस एस बराबर, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमेशा ये ही रहेगा किसी भी कंडक्टर। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। चलिए इसको आप अलग से लिखिए। अब तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड या किसी इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड पर सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड, ठीक है। इनसाइड के लिए बेटा एक बात है, मान लीजिए यहां कहीं पर कोई इनसाइड पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले सकता हूं सरफेस के अंदर, ठीक है। मान लीजिए इसकी, अब हमें क्या करना होगा, इसी पॉइंट पर गॉसियन सरफेस पास करनी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने जो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ड्रॉ की वो ऐसे होगी, ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस, किस पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये पी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से, अब ये आर, ये बात ऐसे, पहले ये आर पी के लिए था, अब ये आर किसके लिए है, इस वाले पी के इनसाइड पॉइंट के लिए। आर ही ले लेता हूं, अलग नहीं लेता हूं। यहां पर यूं समझिए आर कैपिटल आर से कम होगा, इसके लिए बात होगी। तो देखते हैं इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कैसे निकाल देते हैं, फाई ई इक्वल टू समेशन ई डेल्टा एस या समेशन ई डेल्टा एस कॉस थीटा। स्फेरिकल सेल है तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 ही बनाएगा एंगल, ठीक है। अब समेशन एस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट रहेगा, तो ई और cos 0 तो बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा, समेशन डेल्टा एस, और ये समेशन डेल्टा एस क्या होगा, छोटी वाली कोसाइन सरफेस का सरफेस एरिया, तो वो होता है बेटा, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, ये 1 और ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ इस बात को लिख देता हूं क्योंकि डेल्टा एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बाय गॉस लॉ ये वाला, ये ऐसे इक्वेशन 3 है। अब फ्लक्स पास करते हैं गॉस लॉ से, बाय गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ से फॉर्मूला होता था फाई ई बराबर
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? 0, कोई चार्ज है नहीं, सारा चार्ज कहाँ है? आउटसाइड। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू इनसाइड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्लक्स कितना पास करेगा? 0। कितना फ्लक्स पास करेगा? 0। इसको इक्वेशन बी देते हैं। अब बाय इक्वेशन ए एंड बी, बाय इक्वेशन ए एंड बी, बाय इक्वेशन ए एंड बी, देखिए इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो इम्प्लाइज दैट E बराबर क्या आ गया? देखिए बेटा सरफेस एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 0। सरफेस एरिया 0 कभी हो नहीं सकता, कौन 0 होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0। लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0 इन स्फेरिकल सेल। वैसे तो ये किसी कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर के लिए भी ट्रू है, पर स्फेरिकल सेल के लिए बात हो रही है, तो स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। आप लोग वैसे पहले ही समझ गए होंगे, बच्चों को आपको पहले स्ट्राइक कर दिया होगा, क्योंकि मैंने बेटा स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाई। अगर स्फीयर के अंदर या स्फेरिकल सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो समझ जाइए, इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 होगा। ओके, एट द सरफेस इज दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एट आउटसाइड पॉइंट दिस टू इक्वेशन आर सिमिलर, बस ये सिग्मा में दी है, ये क्यू में दिया है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। अभी इसमें बेटा एक चीज, अभी इसमें एक क्वेश्चन और कई बार बोर्ड एग्जाम में आया कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल विद डिस्टेंस, वो एक ग्राफ है। अभी मैं इसके बाद इसको रफ करने के बाद यहीं पर ग्राफ बनाता हूं, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्फेरिकल सेल विथ डिस्टेंस r, यानी स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ किस तरीके से चेंज होता है देखते हैं। बेटा देखिए, ये कोई स्फेरिकल सेल है, मैंने कन्वीनियंट के लिए इस के सेंटर को ओरिजिन ले लिया, स्फेरिकल सेल के ओरिजिन को मैंने क्या एज्यूम कर लिया है? सेंटर, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, y एक्सिस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पर है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चेंज होता है देखते हैं। सबसे पहले बात आती है 0 से r तक, कैपिटल R तक, यानी इस पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक? R पॉइंट तक, ये पॉइंट। ये पॉइंट है बेटा R। तो आपको हमें मालूम है इस फॉर्मूले से, अभी अभी हमने ये ड्राफ्ट किया है कि R इक्वल टू कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, या हम ये कह सकते हैं इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमें पता है स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी जब तक ये डिस्टेंस R अंदर तक रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। तो R डिस्टेंस तक, कैपिटल R डिस्टेंस तक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। तो ये ग्राफ को किस तरीके से, यानी डिस्टेंस इंक्रीज बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 अप टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद जैसे ही R पर आते हैं बेटा, R इज द पॉइंट एट सरफेस। R क्या है? सरफेस पर कोई पॉइंट है, यानी सरफेस पर पॉइंट के लिए हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है E बराबर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज ये वैल्यू ये आ जाती है, अगर ये वैल्यू ये आ जाती है,
ये पॉइंट कितना है, ये इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R। इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है, हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिखिएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से डिक्रीज जी, यानी यहां हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू 1/R फॉर R ग्रेटर देन टू कैपिटल R। यानी जैसे डिस्टेंस रेडियस से आगे इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपने देखा बेटा 0 से R तक 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, R पर ये वैल्यू हुई, तो इस वैल्यू को हम ये कह सकते हैं बेटा इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि स्फीयर की स्फेरिकल सेल की सरफेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इसके बाद बेटा ये 1/R स्क्वायर के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। ये क्या होगा, डिक्रीज। तो ये है बेटा हमारा वेरिएबल ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। ये बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट ग्राफ है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ठीक से पढ़िएगा। अभी हम इसके बाद पोटेंशियल के लिए भी देखेंगे, पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए। तो पहले 0 से लेकर R तक 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इंक्रीज मैक्सिमम एट सरफेस, देन डिक्रीज बाय 1/R स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.21 एंड 1.22। ये दोनों बेटा स्फेरिकल सेल पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन दोनों को हम देखते हैं। और एग्जांपल 1.13 ये नेक्स्ट वीडियो में है, अभी इस वीडियो में ओके।